CBT 1 में मेरा 78 के आसपास जब आया था तो मेरे को लगा अरे बहुत नंबर है, चिल मारता हूँ हो जाएगा। तो CBT 1 से CBT 2 कब आ गया ना मेरे को पता ही नहीं चला। CBT 2 का मैं मॉक देता था, काफ़ी वाहियात मेरे नंबर्स आते थे। 150 में मैं 70-75 के आसपास पहुंच जाता था। जो 10-15 दिन ही आपको लगेगा आपके मार्क्स को इंप्रूव करने में। अगर जो आप जेन्युइन पढ़ रहे हो तो आपका मार्क्स इंप्रूव होना पक्का है। हर बच्चों का मीडियोकर का यही एक वो होता है कि जब नोटिफिकेशन आता है ना तो वो पढ़ना स्टार्ट ही करते हैं। खुद से जब तक PYQ को देखोगे नहीं, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लोगे कि PYQ या फिर टेक्स्ट बुक पे जाके एक बार देख लोगे PYQ, वैसे नहीं होता है। आपको पहले पूरा का पूरा एक बार पेपर खुद से, भले आपका 10 नंबर आए 15 नंबर आए जो भी आए, आप एक बार देखिए, आप खुद समझने लगेंगे कि हाँ यार इस चीज़ से ज़्यादा फोकस करना है। कि पावर सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ये तीन जो है मेजर इलेक्ट्रिकल का जो पार्ट है वो पूरा कवर कर लेते हैं। कि यार अपने आप को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका नंबर नहीं आ रहा है तो आप अपने आप को मोटिवेट करो। कोई आपको, आपका दोस्त या कोई आपके आसपास का आके मोटिवेट नहीं करेगा कि यार तेरा नंबर नहीं आ रहा है। आपको खुद को मोटिवेट करना है। वो जो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अभिषेक। इनका सिलेक्शन RRB JEE में हुआ है। ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच से आते हैं और आज इस वीडियो में इनका फुल स्ट्रेटजी समझने वाले हैं। जो भी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं जो हमारे इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा ये गाइडेंस होगा। तो चलिए जानते हैं अभिषेक सर से कि कैसा इनका प्रिपरेशन रहा और किस तरह से इन्होंने सिलेक्शन लिया। तो अभिषेक सर, स्वागत है आपका इस वीडियो पे। धन्यवाद मनीष सर। जैसा कि मनीष सर ने बताया कि मेरा नाम अभिषेक है, मैं 2024 का पास आउट हूँ। 2024 जून में मेरा रिज़ल्ट आया था फाइनल ईयर का, और जुलाई में नोटिफिकेशन आया था। तो मैंने मोस्टली तैयारी वहीं से स्टार्ट करी थी, क्योंकि पहले मैं काफ़ी बिलो एवरेज स्टूडेंट था। आपने प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट किया? जैसा आपने बोला कि जून में आपका बीटेक का फाइनल रिजल्ट आया और उसके कुछ महीनों बाद ही नोटिफिकेशन आया था। तो आपने प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट किया? CBT 1 का प्रिपरेशन कैसे किया और CBT 2 का प्रिपरेशन कैसे किया? इसके बारे में कुछ बताइएगा। CBT 1 तो मैंने जब नोटिफिकेशन आया उसके 1 महीना बाद मैंने सोचा कि मतलब अब करना पड़ेगा। क्योंकि मैं पहले कैसा है कि मार्च के आसपास से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, कि मतलब सिलेबस देखना स्टार्ट किया था। मैं स्टार्टिंग जब किया था ना तो SSC JEE का पढ़ना स्टार्ट किया, पर बहुत फ्लुएंटली एक जो पढ़ना होता है ना, एकदम तेज़ी से आगे बढ़ना, पढ़ते रहना, वैसा मैं पढ़ नहीं पा रहा था। तो जब नोटिफिकेशन, हर बच्चों का मीडियोकर का यही एक वो होता है कि जब नोटिफिकेशन आता है ना तो वो पढ़ना स्टार्ट ही करते हैं। तो मेरा भी वैसा ही हुआ कि जब नोटिफिकेशन आया जुलाई से, तब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और फिर मैंने CBT 1 स्टार्ट किया। और कुछ नहीं, मैंने कुछ बहुत बड़ा तीर नहीं मारा। हम लोग हर कोई जो भी बीटेक होके आ रहे हैं या फिर डिप्लोमा कर रखे हैं, तो 10वीं तक हम लोग ने सब लोग ने मैथ्स वैथ्स पढ़ाई है। तो मैथ्स में उतना कुछ मेरे को कुछ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी। रीजनिंग तो बस प्रैक्टिस का ही खेल है। और बचा GK GS थोड़ा जो मेरे को टफ़ लगा, मेरे हम जैसे लोगों के लिए, कि GK GS काफ़ी मेरे को टफ़ लगता था। तो मैंने स्टार्ट GK GS से जब किया था तो सब स्टार्टिंग में सबसे पहला बुक लूसेंट लेते हैं, मैंने भी लिया। लूसेंट लेने पे मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि हाँ ईजी होगा। वैसे तो हम लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या पहले बचपन में पढ़े ही है, लेकिन वो जो एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए मतलब पढ़ने के लिए, वो मेरे में आ नहीं रही थी। इस वीडियो में हम RRB JEE CBT 2 के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं, क्योंकि 15 दिनों के बाद 2 जुलाई को CBT 2 होने वाले हैं। तो उसमें आपका कैसा प्रिपरेशन रहा और कितने मार्क्स आ रहे थे CBT 2 में? आपने कहाँ से टेस्ट दिया? ये सारी चीज़ों को आप एक बार डिटेल में बतलाइएगा। CBT 2 मोस्टली जो 100 मार्क्स है वो पूरा टेक्निकल का है। सबको मतलब मोस्टली सिलेबस, जो भी वीडियो ये देखने आ रहे हैं सबको सिलेबस का पता ही है। मैंने जो मोस्ट फोकस किया था, पहला कैसा हुआ कि जब CBT 1 हुआ था ना तो मैंने टेक्निकल पूरा छोड़ दिया था। और कई बच्चे ऐसा करते हैं कि वो CBT 1 के टाइम पे ना टेक्निकल पे उनका ध्यान नहीं होता, और लाजमी भी है कि मतलब नहीं हुआ। तो जब मैंने CBT 2 का स्टार्ट किया तो मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था। मतलब मैंने कुछ 2-3 सब्जेक्ट पहले कंप्लीट कर रखे थे मैंने। जो बड़े बड़े सब्जेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल के, जैसे पावर सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स है, फिर ये अपना बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ये तीनों जो बड़े बड़े सब्जेक्ट थे मैंने कंप्लीट कर दिया था। मैंने स्टार्ट वहीं से किया कि जो मेरा बच गया है, क्योंकि वहाँ से लगभग 3 से 4 महीने के आसपास का हम लोग को टाइम मिला था। तो मैंने क्या किया कि जो छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, जैसे मेजरमेंट हो गया, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हो गया, जो सब लोग क्या करते हैं मैंने देखा है कि हमारे सर लोग भी जो पढ़ाते भी है ना, वो कैसा करते हैं कि जो हमारा जो एकदम मेन फोकस ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का बना देते हैं ना, कि वो पावर सिस्टम ज़्यादा पढ़ाते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स ज़्यादा पढ़ाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो बचे हुए टॉपिक्स है, जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, छोटा टॉपिक है,
ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है, लेकिन बच्चे उसको स्किप कर देते हैं। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है, उसको भी बच्चे स्किप कर देते हैं। मैंने वो गलती सबसे पहले नहीं करी। मेरे को पता था कि मैंने पावर सिस्टम एक बार सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, मैंने उसको वहीं पे रखा और मैंने स्टार्ट किया था मेजरमेंट से। मेरे ख्याल से हाँ, मैंने मेजरमेंट किया, फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स किया, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग किया। एक एक जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे आरआरबी के सिलेबस में, मैं एकदम सिलेबस ओरिएंटेड चला गया, कुछ इधर उधर का नहीं पढ़ा। जो मेरे को समझ में आ रहा था वो पढ़ा। और एक चीज़ मैंने और करी थी कि जो भी सिलेबस में कंप्लीट करता जा रहा था, जैसे मेजरमेंट मैंने किया, मैं हर किसी को या तो वाईसीटी स्टार्टिंग वाले, मैं नया था इस फील्ड में, तैयारी करने के फील्ड में, तो मैंने ना वाईसीटी को उतना तवज्जो नहीं दिया था तब। थोड़ा बहुत स्टार्ट किया मैंने वाईसीटी से करना, लेकिन डरावना था मेरे लिए कि एक ही क्वेश्चन में 10 बार सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, टेक्स्ट बुक उठाया, वहाँ पे एक एक सब्जेक्ट का, जैसे मैंने मेजरमेंट कंप्लीट किया तो मेजरमेंट के टॉपिक्स के उसमें क्वेश्चंस आते थे, 20-20, 30-30 क्वेश्चंस आते थे, मैं वो लगाना स्टार्ट किया। फिर सब्जेक्ट बाय हाँ, सब्जेक्ट टॉपिक वाइज प्रॉपर। जैसे मेजरमेंट का मैंने एक टॉपिक किया तो उस टॉपिक का मैं पर्टिकुलर टेस्ट देता था। ऐसा नहीं कि पूरा मेजरमेंट बाद में दूंगा, लेकिन सेक्शनल टेस्ट तो मैंने स्टार्ट किया था। तो मेरी स्ट्रैटेजी जो CBT 2 के लिए थी, मेरे को पता था, मैंने पुराने क्वेश्चंस देख रखे थे कि उसमें जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, बेसिक्स है, बेसिक सब छोड़ देते हैं, सब एडवांस चले जाते हैं। मशीन्स का सिंक्रोनस पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे, लेकिन जो बेसिक जो छोटे छोटे चीज़ें हैं वो सब लोग स्किप कर देते हैं। तो वो मैंने गलती नहीं करी थी। तो एक मेरा ये मानना है कि वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, स्टार्ट हमेशा छोटी चीज़ों से ही करनी चाहिए, तभी। सबसे बड़ा समस्या ये होता है कि जैसे कोई फ्रेशर प्रिपरेशन करने आता है तो उनको कैसे पता लगे कि आज तक इसमें कितने सवाल आए हैं, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं और इम्पॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है। ये तो पता करने में लोगों को 1-2 साल निकल जाता है। और PYQ कहाँ से किए, PYQ से ही पता लगता है एक्चुअली कि कितने क्वेश्चन अभी तक पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से, किस टॉपिक का कितना वेटेज है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किसको छोड़ देना है। ये तो PYQ से ही पता लगता है। आपने बोला कि आपका जून में ही BTech कंप्लीट हुआ है, और फिर उसके बाद आपने कैसे पता किया कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, किसको कितना समय देना है, ये कैसे स्मार्ट डिसीजन आपने कैसे लिया, वो लोगों को जानना है, वो आप एक बार बताइए। मेरा यही कहना है कि आप लोग खुद से जब तक PYQ को देखोगे नहीं, आप YouTube पे जाके सर्च कर लोगे कि PYQ, या फिर टेक्स्ट बुक पे जाके एक बार देख लोगे PYQ, वैसे नहीं होता है। आपको पहले पूरा का पूरा एक बार पेपर खुद से, भले आपका 10 नंबर आए, 15 नंबर आए, जो भी आए, आप एक बार देखिए, आप खुद समझने लगेंगे कि हाँ यार, इस चीज़ से ज़्यादा फोकस करना है। जैसे मैं आपको बता रहा था पहले ही कि पावर सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ये 3 जो है मेजर इलेक्ट्रिकल का जो पार्ट है वो पूरा कवर कर लेते हैं। लेकिन जो 70% ये कवर कर लेते हैं, लेकिन जो 30-40% जो बच जाता है उस पर भी काम करना है। तो मैंने वही किया था कि ये तीनों तो देखना ही है, लेकिन जो 30-40% वो मैं क्यों छोड़ूं। मेरा वही कहना था कि वो जो सब लोग करते हैं कि हाँ अरे इससे कभी कभार ऐसा भी होता है। SSC JEE का आप पेपर अगर जो आप PYQ उठा के देखोगे तो कभी कभी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उससे 40-40 क्वेश्चन पूछ देगा, पावर सिस्टम से 40-40 क्वेश्चन पूछ देगा, और लेकिन बाकी से 2, 4, 5, 6 ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन ये चीज़ अगर जो आपको किसी रेस में आप भाग रहे हो और अगर जो आपको रेस जीतनी है, तो आप वो 40-70% जो है वो सब के सब कवर कर रहे हैं। वो जो 30% है उसी में आप एक स्टेप, अगर जो आपको आगे निकलना है तो आप उसी 30% में निकल सकते हो। ये माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था, जितना हाँ, सिलेबस हाँ, का हाँ, पार्ट है पूरा वो सारा आपने प्रॉपर कवर हाँ, किया। हाँ, फिर उसके बाद जैसे आपने इवैल्यूएट करने के लिए कि हमारा प्रिपरेशन कितना कहाँ तक पहुंचा है, उसके लिए क्या टेस्ट लगाए थे आपने कोई? हाँ, 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 कहाँ से मैंने टेस्ट लगाए थे? टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगाया था सबसे पहले। फिर उसके बाद जब टेस्ट लगा लिया तब मेरे को समझ में आ गया, मतलब एक टेस्ट नहीं, मैंने बहुत सारे पेपर्स देखे, बहुत सारे PYQ देखे कि कहाँ से कितना वेटेज है। अब मैं किसी टीचर को नहीं फॉलो किया था तब कि कौन सा सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ी मेहनत मैं खुद ही कर लेता हूँ। अच्छा यही है कि आप मेहनत कर लो, तो उससे क्या है, आपको ही आइडिया हो जाएगा। आप दूसरा देख लोगे, या कोई टीचर बोल दिया कि इलेक्ट्रिकल मशीन से पिछले साल में 15 क्वेश्चन आए, तो आप खाली इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ रहे हो, खाली इलेक्ट्रिकल मशीन, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ रहे हो, लेकिन उसके साथ के जो टॉपिक्स है उसको भी आप कवर करते चलो। और मैंने ना कोई ऐसा सिलेबस, मैंने जैसे आप RRB का सिलेबस देखोगे ना, तो उसमें हर एक टॉपिक के बारे में मेंशन है, बिल्कुल डिटेल्ड मेंशन है पूरा कि ये टॉपिक है, उसके बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। इतना
आप देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा। तो सबसे अगर जो आप पहला स्टेप अगर जो अभी अगर जो मैं होता, अभी मेरे को 15 दिन में अगर जो प्रिपरेशन करना होता वापस से, तो मैं एक ही काम करता कि जो मैं पढ़ चुका हूँ ना उसको मैं थोड़ा रखता, उसी को पढ़ता। कुछ नया ट्राई करने की ज़रूरत नहीं करता मैं, मतलब ट्राई ही नहीं करता कि कुछ नया करके और ज़्यादा एडवांस कर लूँ। जो मैं पढ़ चुका हूँ उसका शॉर्ट नोट्स बनाता 15 दिन में, या शॉर्ट नोट्स जो अगर जो मेरे कुछ एडवांस बच्चे होते हैं जो पहले से शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करते रहते हैं, जिनका शॉर्ट नोट्स बन गया है, वो उसी को पढ़ते रहो, टेस्ट देते रहो, और ओवर करने की ज़रूरत नहीं है। आपने प्रिपरेशन के दौरान आपने शॉर्ट नोट्स बनाया था? बहुत मैंने शॉर्ट नोट्स ना, जेन्युइन बता रहा हूँ मैं, कि लास्ट का जो 1 महीना था ना, तभी मैंने शॉर्ट नोट्स का मेरा सिलेबस जो है प्रॉपर 100%, जो आरआरबी का जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो सिलेबस है वो मैंने लगभग 25-30 दिन पहले ही ख़त्म ही हुआ था मेरा पूरा सिलेबस। और फिर वो जो 25 दिन के आसपास का जो टाइम बचा उसमें मैंने कम से कम जो मैंने नोट्स शॉर्ट नोट्स और जब बनाना स्टार्ट किया तो कम से कम मैंने उसको 15 से 20 बार पढ़ता था। मेरा एक टेबल है, मैं आपको फ़ोटो में सर दिखा देंगे। मैं वो टेबल पे जो भी मेरे याद करने वाले जो कुछ भी रहते थे ना, मैं सब कुछ चिपका के रखता था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो कुछ भी है सब कुछ चिपका हुआ मिलता था। अपना शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर पाते तो जो हमारे देख रहे हैं साथीगण, उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल, बस थोड़ी हैंड राइटिंग की मेरी समस्या है, आप अगर जो उससे कोप अप कर ले तो बिल्कुल। आप कमेंट सेक्शन में जा करके पिन कमेंट में होगा अपना टेलीग्राम का लिंक, वहाँ जा करके आप इनका शॉर्ट नोट्स जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड इन्होंने बनाया है उसको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी सर आपको वर्कशॉप मिला है जो कि काफ़ी अच्छा पोस्ट माना जाता है रेलवे जेई में, तो आपने कितने मार्क्स सिक्योर किए थे CBT 2 में? कितना मार्क्स आया था आपका? जब CBT 2 का मैं मॉक देता था काफ़ी वाहियात मेरे नंबर्स आते थे। 150 में मैं 70-75 के आसपास पहुंच जाता था। जो मॉक होते थे उसमें, जो PYQ होते थे उसमें तो हर किसी का नंबर आ ही जाता है, क्योंकि जो जेई आरआरबी जेई का जो लास्ट पेपर हुआ था 24 के पहले, वो 18-19 के आसपास में हुआ था। तो उसमें तो आप वो वाला पेपर सॉल्व करोगे तो आपको एकदम ईजी लगेगा, ऐसा लगेगा कि वो अगर जो पेपर आया तो सिलेक्शन पक्का है। मेरे को भी तब लगता था, क्योंकि मैं क्या करता था कि जब मेरा कॉन्फिडेंस लो होने लगता था ना, तब मैं वो कोई ईजी सा पेपर देता था अपने आप को। एक चीज़ मैंने वो देखी है टेस्ट देने के दरमियान, कि यार अपने आप को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका नंबर नहीं आ रहा है तो आप अपने आप को मोटिवेट करो। कोई आपको, आपका दोस्त या कोई आपके आसपास का आके मोटिवेट नहीं करेगा कि यार तेरा नंबर नहीं आ रहा है। आपको खुद को मोटिवेट करना है, वो जो सेल्फ मोटिवेशन आना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। तो बहुत वो ख़राब नंबर से जब मैंने स्टार्ट किया तो धीरे 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 15 से 10-15 दिन ही आपको लगेगा आपके मार्क्स को इम्प्रूव करने में। अगर जो आप जेन्युइन पढ़ रहे हो तो आपका मार्क्स इम्प्रूव होना पक्का है। और मार्क्स इम्प्रूवमेंट का एक ही तरीका है, एनालिसिस। जितना आप अगर जो 1.5 घंटे का मॉक दे रहे हो तो आपको मिनिमम 1.5 घंटा चाहिए उसको एनालिसिस करने में। अगर जो आप आधे घंटे में एनालिसिस उसका ख़त्म कर दे रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आप ढंग से एनालिसिस कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पर्टिकुलरली, मेरा एक एनालिसिस का बुक हुआ करता था, मैं उसमें क्या करता था कि जो मेरे गलत आ रहे हैं आंसर्स, मैं उसको लिखता था क्या गलत आ रहे हैं, उससे रिलेटेड जितने भी डाटास। क्या है आरआरबी का, मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि वो फैक्चुअल डाटा बहुत पूछता था और थियोरटिकल कुछ ऐसा नहीं कि आपको कुछ वो दे दे कि सॉल्व करना है, ऐसा कुछ ज़्यादा आता नहीं था। तो जो थियोरटिकल डाटास होते थे ना, मेजरमेंट में आपको बहुत सारे डाटा याद करने हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बहुत सारे डाटा याद करने हैं, तो मैं वो सारे डाटास को वही करता था कि वहाँ पे लिख लेता था। और जो नहीं याद हो रहे थे वो मैं सुबह 5-6 बजे उठ के 4 बार कम से कम उसको याद करने का ट्राई करता था। तो यही मेरा एक था मार्क्स को इम्प्रोवाइज करने का, कि एनालिसिस बहुत अच्छे से करता था और वो एनालिसिस को मैं लिखता ज़रूर था। आपका फिर फाइनल में कितना मार्क्स बने CBT 2 में? CBT 2 में मेरा मार्क्स था, रॉ मार्क्स था आई गेस 101 था, और फिर प्रो रेटेड और वो क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मलाइज वगैरह होके, नॉर्मलाइज होने के बाद 105 या 106 के आसपास बना था। मतलब अच्छा खासा मार्क्स था आपका। हाँ, जब मैंने, मेरा एक ऐसा था कि जब मेरा आंसर की आया था ना, तब मैं बहुत डिमोटिवेटेड था कि 101 नंबर आ गया, सबके हिसाब से तो बहुत बढ़िया एग्ज़ाम। मैंने हर बंदे का होता है कि जब एग्ज़ाम होने के बाद ना वो कट ऑफ बढ़ा देखता है यूट्यूब पे जाके मैंने भी देखना चालू किया था। तो मैं कुछ जोन का, सब लोग तो बोल रहे थे कि 95-98 ऐसे आ जाएगा तो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मैं तब भी डरा था कि क्योंकि मैंने मुंबई जोन से भरा था और मुंबई जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आ रखी थी,
ये भी पता था कि सबसे ज़्यादा भरे गए हैं, सबसे ज़्यादा कट ऑफ भी जाएगा। बहुत बहुत तरह की चीज़ें माइंड में चलती है। मैं यही आपको कहूँगा कि जो मैंने ये सब की थी वो आप ना करो। आपका जो भी अब आ रहा है आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। और मैं क्या किया था कि मैं वहाँ पे पढ़ाई थोड़ी देर के लिए पॉज कर दिया था, वो मेरी गलती थी। CBT 1 के टाइम पे मैंने यही करी थी कि CBT 1 का जब मेरे को पता था कि CBT 1 में मेरा 78 के आसपास जब आया था तो मेरे को लगा अरे बहुत नंबर है, चिल मारता हूँ अभी थोड़ा हो जाएगा। तो वो चिल, हाँ, तो वो जो CBT 1 से CBT 2 कब आ गया ना मेरे को पता ही नहीं चला। और जो 15-20 दिन मैंने गैप किया ना उसका मेरे को रिग्रेट भी होता है कि और अगर जो थोड़ा वो 15-20 दिन पढ़ लिया होता ना तो 2-4 नंबर, 4-5 नंबर आराम से बढ़ जाते। फिर भी यही पोस्ट मिलता है आपको। हाँ। तो यही सारी चीज़ें हैं, छोटे छोटे चीज़ें हैं जो सिलेक्शन दिलाता है। जैसे इन्होंने बताया कि शॉर्ट नोट्स बनाया इन्होंने, उसके बाद जो टेस्ट देते थे उसका एनालिसिस का एक अलग से नोटबुक बनाया और वहाँ पे इन सारी चीज़ों को मेंशन किया। तो आपको भी इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है। अगर आपके CBT 2 में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं अभी मॉक में, तो आपको अभी से 15 दिन का समय है, 2 जुलाई को एग्ज़ाम होना है। तब तक आप पूरा एफर्ट लगाइए, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए और जहाँ तक हो सकता है समय जो यूट्यूब है, जो इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, इन सब चीज़ों से दूरी अभी बना के रखें। ये 10 दिन 15 दिन जो आपने अच्छा मेहनत कर लिया तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और इसी तरह से आप प्रिपरेशन करते रहें। लास्ट में क्या बोलना चाहेंगे जो अभी के एस्पिरेंट हैं जो इस बार CBT 2 देने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वाले खासकर कैंडिडेट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लास्ट समय में देख कर जाना चाहिए? क्या डाटा है जो याद कर लेना चाहिए? जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि ये चीज़ें तो बताना ही चाहिए, ये चीज़ तो कर ही लेना चाहिए एग्ज़ाम जाने से पहले, वो आप एक बार 2 मिनट में जल्दी से समराइज़ कर दीजिएगा। सबसे पहले जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, जो भी आपने अभी आप अगर जो नया कुछ पढ़ने जाओगे तो वो आपको ना जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसको भी वो भुला देगा। हमारा माइंड बहुत इस चीज़ में बड़ा कॉन्शियस होता है कि जब हम कुछ नई चीज़ें उसको फीड करते हैं ना तो पुरानी चीज़ों को ना धुंधला हो जाता है वो, मुझे ऐसा महसूस होता है। तो मेरा यही कहना है कि अभी का जो टाइम है, अभी के टाइम में ही जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं अभी डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। अभी बहुत टाइम है, 15 दिन बहुत ज़्यादा टाइम होता है मेरे हिसाब से। अगर जो आप इस टाइम पे भी 15-15 घंटे आराम से अपना दे देते हैं, जो कुछ आपने पढ़ रखा है, जो पढ़ रखा है उसके लिए आप 15-16 घंटे अगर जो आप निकाल दे रहे हैं तो फिर आपका सिलेक्शन, यही एक डिफरेंस क्रिएट करेगा आपके सिलेक्शन में और नहीं सिलेक्ट होने में। तो मैं यही कहूँगा फाइनल कि आप अपने आप को ये 15 दिन में डीमोटिवेट बिल्कुल ना करें। आप अगर जो टेस्ट दे रहे हैं और अगर जो नंबर कम आ रहा है तो आप टेस्ट देना बिल्कुल छोड़े मत। कुछ बच्चे ऐसा करते कि टेस्ट देना ही छोड़ देते, नंबर नहीं आता तो। ये गलती आप बिल्कुल ना करें। मैं भी मैं अपने आप को एवरेज भी नहीं कहूँगा कि मैं एवरेज था पढ़ने में, बिलो एवरेज था पढ़ने में। कुछ मेरे को आइडिया नहीं था, फिर भी मेरे को ये पता था कि एक सीट मुझे लेनी है, कैसी भी लेनी है, मैं पढ़ूंगा। अपने आप को मैं मोटिवेटेड रखता था, डीमोटिवेट होता था फिर भी मोटिवेट करने की कोशिश करता ही था अपने आप को। तो बस ये 15 दिन में आपको डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। जो आप कर रहे हो करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है बस। अगर आप अभी भी टेस्ट नहीं दे रहे तो आप टेक्स्ट बुक पे जाकर के टेस्ट लगा सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास कोड नहीं है तो आप पास 01 कोड लगा करके जब अप्लाई करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और वहाँ जाएंगे तो आपको हर एक तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और नए टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो आपने अभिषेक सर को सुना, अभिषेक सर अभी आपको सारे प्रोसेस बताया कि कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया। एक्चुअली इनका जो बीटेक है जून 2024 का कंप्लीटेड है और जुलाई में नोटिफिकेशन आया था, दिसंबर में CBT 1 हुआ और उसके बाद मई के मंथ में CBT 2 हुआ था और इनका फाइनल सिलेक्शन पहली बार में हुआ और वर्कशॉप के अंदर ये अभी जॉब कर रहे हैं, ट्रेनिंग में हमारे साथ। तो देखिए इतना कम समय में, बहुत कम एज है इनका और इन्होंने सिलेक्शन ले लिया मात्र 4 से 5 महीना मेहनत करके। अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो आप भी प्रिपरेशन में लगे रहें और आशा करता हूँ कि आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा और इसी तरह कंटिन्यू रखें, अपने आप को मोटिवेटेड रखें। और 15 दिन का समय है, जितना ज़्यादा एफर्ट डाल सकते हैं उतना ज़्यादा एफर्ट आप डालिए। आपका भी सिलेक्शन इस बार ज़रूर होगा, 100% होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।